हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर, और हम पढ़ रहे थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर्स। ओके, तो हमने ये जो चैप्टर है ये पूरा पढ़ चुका है, डिटेल में हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं जो आपके सिलेबस में है। तो आपके सिलेबस में क्या है? हेरिडिटी है ना। तो ये बात हमने कर चुकी है। हमने इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लिए हैं, और जो आपके इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस हैं, उनके भी सॉल्यूशन हमने देख चुके हैं। ओके, तो अब बारी है शॉर्ट आंसर्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब टू वेज इन विच इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन। ओके, हमें कोई से भी ऐसे दो तरीके बताने, दो वेज बताने हैं जिससे कि इंडिविजुअल जो है वो पॉपुलेशन बढ़ा सकता है। तो कैसे कर सकता है ये हम देख लेते हैं। द टू वेज इन विच इंडिविजुअल okay the two ways in which individual with a particular trait may increase in a population are as follows. तो sexual reproduction result into variation. ओके, अगर वो इंडिविजुअल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उनमें वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल में भी होते हैं बट बहुत कम होते हैं वो। ओके, लेसर होते हैं वो, और जो सेक्सुअल होते हैं उनमें हमें देखने को मिलता ही मिलता है। ओके, तो ये एक बात तो ये हो गई। फिर द इंडिविजुअल विद अ स्पेशल ट्रेट सर्वाइव द अटैक ऑफ द प्रेडेटर्स एंड मल्टीप्लाई वाइल विद द अदर। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो है अगर उनके पास कोई स्पेशल ट्रेट आ गया है, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो उनके पास अगर कोई स्पेशल ट्रेट आ गया है और वो क्या अपने प्रेडेटर के अटैक से खुद को बचा सकते हैं। ओके, प्रेडेटर के अटैक से वो खुद को बचा सकते हैं, जैसे कलर चेंज कर लेते हैं। कुछ स्पीशीज़ होते हैं जो कलर चेंज कर लेते हैं अपना, ताकि वो पहचान में ना आए, है ना। तो यही क्या है कि वो अपने आप को सेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? वेरिएशन का एग्जाम्पल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट ट्रेट? बहुत ही इजी सी बात है कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है। दो ट्रेट्स होते हैं, दो एलील्स होते हैं। जीन जो है वो डिफरेंट, उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एलील। ओके, जीन क्या है? जैसे हाइट है, अब बड़ी है, छोटी है, बीच ही है, ये क्या हो गए? उसके एलील्स हो गए। ओके, तो अब क्या हमको बताना है इसमें कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है। अब भाई डोमिनेंट ट्रेट वो बात होती है, वो चीज़ होती है कि जो जीन में एलील्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस होने देती है और दूसरे जो एलील है उसको एक्सप्रेस नहीं होने देती। ओके, तो जीन में क्या है? जीन जैसे हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि एक टॉल प्लांट था और एक शॉर्ट प्लांट का था। ये दोनों मिलके क्या बने? जीन बन गए, एलील थे ये दोनों, और दोनों मिलके क्या बन गए? एलील बन गए। बट टॉल प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक है और शॉर्ट प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब ट्रेट ही है ना। बट जो बच्चे में जो ऑफस्प्रिंग थे उनमें क्या, प्रोजेनी जो थी उनमें क्या देखने को मिला? सिर्फ टॉलनेस, मतलब उनके अपीयरेंस कैसा था? टॉल अपीयरेंस था, है ना। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो टॉल वाले जीन्स हैं, जो टॉल वाला कैरेक्टरिस्टिक था, ट्रेट था, वो क्या था? डोमिनेंट था। ओके, डोमिनेंट था क्योंकि वो अपने आप को बहुत खुले मिजाज का था और उसने अपने आप को एक्सप्रेस करा। और ऐसे सिर्फ बेचारा डर के कोने में जाके छिपके बैठ गया, भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है, तेरे को दिखाना है, तू दिखा अपने आप को, तू अपने आप को एक्सप्रेस कर ले, है ना। तो ये बात हो गई किसकी? डोमिनेंट ट्रेट की। चलो अब हम पढ़ भी लेते हैं। The trait that gets expressed in the offspring by taking over the other inherited trait is named as a dominant trait. Okay? अगर कोई ट्रेट है जो ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस हो रहा है और दूसरे ट्रेट को दबा दे रहा है, ओवरकम कर ले रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट ट्रेट। ओके, क्वेश्चन थर्ड, What do you mean by recessive trait? Recessive trait से क्या मतलब समझ में आता है? तो अभी हमने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है। जीन में दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन में दो एलील प्रेजेंट होते हैं, एक रेसेसिव होता है, एक डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट कौन सा होता है? जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट जो अपने आप को ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस करता है। और रेसेसिव जो उसको बहुत शाई नेचर का है, इंट्रोवर्ट टाइप का है, वो
किसी से पंगा नहीं लेने का, तुम्हें एक्सप्रेस होना है तुम हो जाओ, मैं शांति से बैठा रहूँगा, नेक्स्ट जनरेशन में देखूंगा, ठीक है। अगर मेरा साथी, मेरा यार मुझे मिलेगा तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर लूँगा, ओके। तो ये हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है, वही प्लांट का, पी प्लांट्स का, टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट। और फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जो थे, प्रोजेनी जो थी वो कैसी थी, सारी की सारी टॉल थी, बट जेनेटिक मेकअप क्या था, जेनेटिक मेकअप में दोनों ही प्रेजेंट थे, टॉल भी प्रेजेंट था और शॉर्ट भी प्रेजेंट थे, ओके। तो रेसेसिव क्या है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। द trait that remains hidden and is dominated by the dominant trait is named as recessive trait, ओके। ऐसा ट्रेट जो चुपचाप एक कोने में छुप के बैठा रहता है और डोमिनेट उसको लोग करते रहते हैं, कौन करेगा यहाँ पे, हम तो जाके करेंगे नहीं, जो डोमिनेंट ट्रेट है वो उसको डोमिनेट करता रहता है कि तुम कैसे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर लूँगा, है ना, तो वो होता है रेसेसिव ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, write one difference between the inherited traits and the acquired traits, give one example of each trait, okay। हमें डिफरेंस बताना है कि इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड में क्या डिफरेंस है। इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, ओके, जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। और एक्वायर्ड ट्रेट वो होते हैं जो हम हमारी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। तब हमारी लाइफ टाइम में एक्वायर क्या करते हैं, हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, हमारी जो भी स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती है, ओके। An acquired trait is the trait or characteristics of the organism that is not inherited, उनको अपने मम्मी पापा से नहीं मिला है, but instead arises in reaction to the environment, for example reading skills, okay। तो acquired trait क्या है, acquired trait जो है वो inherited नहीं है, उसको अपने सराउंडिंग के देखते हुए वो ट्रेट डेवलप हुआ है, ठीक है, वो फीचर डेवलप हुआ, जैसे रीडिंग स्किल्स, है ना। अब हमें पढ़ाया जाता है तो हम पढ़ते हैं, तो पहले कोई पढ़ता था क्या, मतलब पहले की ज़माने में जो अर्ली मैन एजेस थे उधर, उसमें कोई तो पढ़ता नहीं था, है ना। तो ये हमारी डेवलप्ड स्किल्स हैं, साइकिल चला रहे हैं हम, वो क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट में आता है, ओके। ये सारी चीज़ें एक्वायर्ड में आती हैं। इनहेरिटेड नहीं दिया है यहाँ पे, तो मैं बता देती हूँ, इनहेरिटेड ट्रेट वो होते हैं तब क्या ऑफस्प्रिंग को पेरेंट्स से मिलते हैं, okay। Inherited traits are those which we get from our parents। तो इसके एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, हेयर स्ट्रक्चर हो सकता है, आई कलर हो सकता है, ईयर लोब हो सकते हैं, ये सब क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट में आता है। यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन 5 आ चुका है, हम देख लेते हैं। हाउ इज द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न डिटरमाइंड इन ह्यूमन, ह्यूमन में न्यू बॉर्न बेबी का सेक्स, न्यू बॉर्न का या फीटस का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, तो ये प्योरली किस पे बेस्ड है, XY क्रोमोसोम्स जो मेल के पास होते हैं, ओके, मेल स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। द जीन्स a person inherit from their parents determine their sex. A newborn will have a feminine gender if it inherits X chromosome from the father and a male gender if it inherits Y chromosome, okay। तो मेल के पास XY क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मेल क्रोमोसोम है और ये फीमेल क्रोमोसोम है, ओके। अगर एक्स क्रोमोसोम, स्पर्म सेल जो है, अगर वो एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है तो ओवम के पास तो एक्स ही है, तो एक्स एक्स मिलके फीमेल बनाएंगे। अगर स्पर्म क्रोमोसोम जो है, स्पर्म सेल जो है वो वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, तो फीमेल ओवम में तो क्या है, एक्स क्रोमोसोम ही है, तो एक्स वाई फ्यूज होके क्या बनाएंगे, मेल बनाएंगे, ठीक है। ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और इसको हम सेक्स, ऐसे सेक्स डिटरमाइन होता है और इसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डू द जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ द मदर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी? बिल्कुल गलत बात है ये कैसे हो सकता है? मदर के पास तो सिर्फ XX क्रोमोसोम्स ही हैं। फादर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उनके पास उनमें वो जो है कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं? पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम XY पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम उनमें होते हैं। ओके, नो द फादर्स क्रोमोसोमल डोनेशन विल डिसाइड द जेंडर ऑफ द न्यूबॉर्न। कौन डिसाइड करेगा? फादर का क्रोमोसोम, ठीक है, वो डिसाइड करेगा। फादर्स हैव X एंड Y इन देयर 23rd क्रोमोसोम पेयर, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया है कि 23 पेयर होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, किसके? क्रोमोसोम्स के, और 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं, बट ये जो 23rd है ये होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, क्या होता है ये? सेक्स क्रोमोसोम्स हम इनको बोलते हैं। तो यही बात लिखी है। While mothers have XX in theirs and always donate 1X, ठीक है, जब मदर है वो X क्रोमोसोम से बनी हुई है तो वो हमेशा X क्रोमोसोम ही डोनेट करेगी, है ना। हवा में कोई और क्रोमोसोम आके नहीं मदर की बॉडी में बन जाएगा। The child will be a girl if the father donates X and a boy if the father donates Y, ठीक है, मैंने सही बोला कि अगर गर्ल चाइल्ड होगी तो फादर जो है वो अगर गर्ल चाइल्ड होगी दैट मीन्स फादर ने X क्रोमोसोम डोनेट किया है, और अगर बॉय चाइल्ड होगा तो दैट मीन्स कि फादर ने कौन सा क्रोमोसोम डोनेट किया है? Y क्रोमोसोम डोनेट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did Mendel choose the pea plant for his experiment? मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज करा था एक्सपेरिमेंट के लिए? मेंडल ने पी प्लांट को इसलिए चूज करा था क्योंकि वो उसको ईजिली पॉलिनेट करवा सकते हैं, वो जल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाते हैं, और कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स बहुत सारे हैं। ओके, मेंडल डिसाइडेड टू कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट फॉर द फॉलोइंग रीजन। पी प्लांट्स आर सिंपल टू ग्रो, बहुत ही सिंपल होते हैं, उनको हम ऐसे ही उगा सकते हैं। ओके yet only live a brief time, और ये थोड़े कम टाइम के लिए ही रहते हैं। They have flowers that are larger, उनके पास फूल होते हैं जो बड़े होते हैं। The pea plant self pollinates, और पी प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। और एक और ये है बात कि पी प्लांट के पास बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मेंडल की स्टडी के लिए हेल्पफुल थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A woman has only daughters, analyze the given situation genetically and provide a suitable explanation. अब एक लेडी है, उसके सिर्फ डॉटर ही डॉटर हैं, तो आप इसको कैसे आप जेनेटिकली डिस्क्राइब करोगे और क्या सुटेबल एक्सप्लेनेशन दोगे? When a woman only bears a daughter, the X chromosome from the sperm, okay, are always transferred to the egg. तो भाई क्या लिखा है यहाँ पे? ये लिखा है कि वुमन की अगर बहुत सारी लड़कियां हैं, मतलब बहुत तो नहीं, आजकल तो नहीं होती हैं, ओनली डॉटर्स तो लिखा है, मतलब जितने भी बच्चे हैं सारे की सारी लड़कियां हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मेल है वो कौन सा क्रोमोसोम डोनेट कर रहे हैं? वो डोनेट कर रहे हैं X क्रोमोसोम। ओके, स्पर्म जो है वो X क्रोमोसोम कैरी करके ओवम तक जाते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। ओके, A female kid will be born if the sperm gives X chromosome and a male child will be born if the sperm donates Y chromosome. सेम बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देख के बड़ा लग रहा है तो ये शॉर्ट आंसर में कैसे है, बट पहले हम क्वेश्चन तो रीड कर लें। क्या है? What are chromosomes? क्रोमोसोम्स क्या होते हैं वो हमें बताना है। फिर बताना है mention the total number of chromosomes along with the 6 chromosomes that are present in a human female and a male human male. ओके, तो यहाँ पे ये पूछा गया है, सबसे पहले तो क्रोमोसोम क्या होता है, फिर ये पूछा गया है कि हमें टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में, वो बताना है। फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, मेल में सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, उनके हमें नाम लिखने हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई। नेक्स्ट क्या दिया है? Explain how in sexually reproducing organisms the number of chromosomes in the progeny remains the same as that of the parents. तो इसमें ये पूछा गया है कि क्या होता है, अब फीमेल में भी कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो भी ह्यूमन है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, बट जो प्रोजेनी होती है, ओके, जब फर्टिलाइजेशन होता है,
क्या होता है फर्टिलाइजेशन, जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, तब वो फीटस में, वो प्रोजेनी में, न्यू बॉर्न बेबी में कैसे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, कैसे रहता है, वो हमें पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इसके आंसर्स, और ये जो है फर्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो हम बोल सकते हैं शॉर्ट आंसर्स हैं, और ये जो एक्सप्लेन वाला है ये थोड़ा हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग आंसर में पूरा मिला के आ जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अच्छा आपकी प्रैक्टिस हो रही है। क्रोमोसोम्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये क्रोमैटिन से बने हुए होते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तब क्रोमोसोम देखने को मिलता है। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से, ओके, डीएनए से बना होता है। ह्यूमन मेल हैज 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अलोंग विद XY क्रोमोसोम, ओके। 22 पेयर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टोटल 23 पेयर्स होते हैं, पेयर्स 23 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछा था तो यहाँ पे लिखना था 46 क्रोमोसोम्स, ओके। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 22 पेयर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो ऑटोसोम्स होते हैं। और जो लास्ट पेयर होता है, 23rd पेयर जो होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ओके। तो मेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या है, XY है। फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या है, XX है, ओके। द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ओके। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं। हमने ये मियोसिस सेल डिवीजन में तो बहुत अच्छे से पढ़ा है। और अगर आपको नहीं पता कि क्रोमोसोम नंबर हाफ कैसे हो जाते हैं गैमीट्स में, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने ये समझाया हुआ है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी आई बटन पे, ओके ना। तो ये बात हो गई हमारी क्या, कि जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं, जब स्पर्म और ओवम फॉर्म होते हैं, तब उनमें क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है, हाफ हो जाता है। 46 होते हैं तो उसमें 23 ही रहता है। तो जब ये फ्यूज़ होते हैं, कंबाइन होते हैं, ज़ाइगोट फॉर्म होता है, तो इस तरीके से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनमें हमें मिलता है, ओके। तो ऐसे जो है प्रोजेनी में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज ऑफ देयर पेरेंट्स हमें मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, define variation in relation to a species, why is variation beneficial to the species। अब हमें बताना है कि वेरिएशन जो है वो स्पीशीज के लिए, अच्छा हमें वेरिएशन के पहले डेफिनेशन बताना है और हमें ये बताना है कि क्यों वो ज़रूरी है, ओके। तो वेरिएशन रिफर्स टू द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज, ओके। क्या बोला गया है, एक पॉपुलेशन में हर एक इंडिविजुअल, जैसे अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, ओके, तो सॉरी, ह्यूमन पॉपुलेशन की हम बात करें, तो क्या आप, अगर आपका कोई सगा भाई बहन भी है, तो क्या हम हूबहू उनके जैसे दिखते हैं, नहीं दिखते ना, हम वेरिएशन आ जाता है। तो ये क्या है कि हर एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन में हर एक इंडिविजुअल एक उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, वो एक जैसे नहीं होते हैं, दिखते नहीं हैं, सिमिलर होते कि हाँ हमारी 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 2 पैर हैं, ये सब सिमिलर है, ठीक है, बट आइडेंटिकल नहीं है, राइट। तो हर इंडिविजुअल में कुछ यूनिकनेस होती है और वो किसके कारण होती है, वेरिएशन के कारण होती है, ओके। दे एनेबल द, अब इसके हमें एडवांटेजेस बताने, फ़ायदे बताने हैं। दे एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट देमसेल्व्स इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब ये ऑर्गेनिज्म को ना अडेप्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको अडेप्ट करने के लिए वेरिएशन ज़रूरी है। अगर अडेप्टेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगे, है ना, पॉपुलेशन ही उड़ जाएगी, इसलिए वेरिएशन ज़रूरी है। वेरिएशन फॉर्म द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। वेरिएशन जो है वो हेरिडिटी का बेस है, क्योंकि हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन होना, है ना। तो वेरिएशन क्या है, बेस है हेरिडिटी का। नाउ एक और पॉइंट है, दे फॉर्म द रॉ मटेरियल्स फॉर एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज। ये क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, फॉर्म करते हैं एवोल्यूशन के लिए और डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज़ के लिए, ठीक है। वेरिएशन क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं एवोल्यूशन के लिए, जिसके चलते न्यू स्पीशीज़ बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ
यहाँ पे जो है हमारे शॉर्ट आंसर्स होते हैं कंप्लीट। मुझे लगा शायद आगे कोई क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने बोला कोई बात नहीं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ, कज़न्स के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे हर क्लास के हर सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, जेईई, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।